तो हम लोगों ने बात की थी सेक्शन 215, जो पूर्व का सेक्शन 215 था वह कितना आपका हो गया सेक्शन 238, और वो बता रहा था गलतियों का प्रभाव। तो गलती का प्रभाव कब तात्विक होगा इस पर बात हो रही थी। हर गलती का प्रभाव तात्विक होगा ये बात नहीं थी, और कोई गलती आरोप में होगी और आरोप की विरचना दोबारा की जाए और सब दोबारा ट्रायल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दो बातें आपसे कही गई थी कि एक चीज है इरेगुलरिटी और दूसरी चीज है इलीगलिटी। तो अगर अनियमितता है तब फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हां अगर गलती इस तरह की है कि उससे अभियुक्त भुलावे में पड़ गया, और न सिर्फ भुलावे में पड़ा बल्कि उसके कारण न्याय नहीं हो पाया, तब आरोप में गलती का कोई प्रभाव होगा। और फिर 216 या 239 वर्तमान में इसकी प्रक्रिया का उपयोग यह किया जाएगा। तो 238 ये 215 कुछ दृष्टांतों को लिख रही है, और बार बार दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन बार बार दोहराना इसीलिए पड़ता है क्योंकि आप ये मानकर चलते हैं मानो दृष्टांत उदाहरण के तौर पर लिखे गए, वैसे उदाहरण जैसे आप देते हैं, जबकि जो दृष्टांत स्टैट्यूट में मौजूद है उनका प्रभाव किसी भी ढंग से उपबंध से कमतर नहीं है। जो कुछ प्रोविजन में है उसको किस तथ्य स्थिति में लागू किया जाएगा, उस फैक्ट सिचुएशन को बिल्कुल क्लियर करने के लिए विधायिका दृष्टांत देती है कि कौन सी फैक्ट सिचुएशन हो जिसमें गलतियां ऐसी मानी जाएंगी कि 239 की प्रक्रिया ही अपनानी जरूरी हो जाए, और अदरवाइज 239 की प्रक्रिया अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विचारण विलंबित करने की अनुमति किसी को नहीं मिलेगी। लगातार अनुच्छेद 21 को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए हैं, और बार बार उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं व्यक्ति के उनमें स्पीडी ट्रायल ये भी है, लेकिन स्पीडी ट्रायल न्याय की कीमत पर नहीं। अगर अन्याय हो जाने की संभावना है तो फिर त्वरित विचारण इसको प्रश्रय नहीं दिया जाएगा, लेकिन अदरवाइज त्वरित विचारण यही फंडामेंटल राइट है। तो आपका कौन सी तथ्य स्थितियां हों जिनमें गलती इस कोर्ट की मानी जा सकती है कि परिवर्तन और परिवर्धन आरोप में किया जाए, और कौन सी तथ्य स्थिति इस प्रकार की नहीं है, ये दृष्टांत लिखे हैं, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट। आपको ऐसे के ऐसे ही रखे मिलेंगे, और इनकी अथॉरिटेटिवनेस किसी भी ढंग से उपबंध से कम नहीं, क्योंकि दोनों का सोर्स एक ही है। अगर प्रोविजन लेजिस्लेचर ने बनाया है तो दृष्टांत भी लेजिस्लेचर ने ही बनाया है, इसलिए दोनों की प्राधिकारिता में कोई फर्क यह है ही नहीं। आप देखें क्या कहता है कापर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 180 के अधीन आरोप यह है कि उसने कब्जे में ऐसा कूटकृत सिक्का रखा है जिसे वह उस समय जब वह उसके कब्जे में आया था जानता था कि वह कूटकृत है, और आरोप में कपट पूर्वक शब्द छूट गया है। अब जब फोर्जरी की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं तो फोर्जरी इसकी डेफिनेशन में ही लिखा है कि जब आप बेईमानी से या कपटपूर्वक, ठीक है, कोई दस्तावेज इसकी रचना करते हैं तो आप कूटकरण करते हैं, ठीक है ना। कूटकरण इसकी परिभाषा भी आपकी आईपीसी में भी दी गई थी, और उसमें कहा था कि जब एक चीज को आप दूसरी के सदृश इस तरह कर देते हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में यह विश्वास किया जा सकता है कि उसको देखकर वो भुलावे में पड़ जाएगा, तो आप कूटकरण ये करते हैं, यानी एक वस्तु को दूसरे के सदृश कर देना। तो कपट ये तो कूटकरण में इनहेरेंट है। अगर हमने आपके ऊपर कत्ल करने का आरोप लगाया
तो उसमें चोट पहुंचाने का आरोप तो है ही। अगर हमने ये नहीं लिखा कि आपने गोली से चोट पहुंचाकर संबंधित व्यक्ति की मृत्यु कारित की, तो चोट शब्द का लोप कर देने से क्या फर्क पड़ा? आप इसके कारण से भुलावे में पड़ गए और परिणाम स्वरूप न्याय नहीं हो पाया, ये कैसे मान लिया जाए? तो भले ही यहां कपट पूर्वक शब्द छूट गया, लेकिन इसको तात्विक नहीं समझा जाएगा और इसके कारण से यह कहा जाए कि अभियुक्त भुलावे में पड़ गया तो वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया, यह बात सिवाय तर्क के और कुछ भी नहीं है। ये खोखला तर्क है, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यह कहा जा सकता है इट इज द मियर आर्गुमेंट, नथिंग एल्स। इसके कारण कैसे माना जा सकता है कि कोई व्यक्ति भुलावे में पड़ गया होगा और उसके कारण से न्याय नहीं हो पाया होगा? ये तो बात ही गलत है। इसलिए भले ही आरोप में कपट पूर्वक ये शब्द छूट गए हैं, लेकिन इनके कारण अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव कारित हुआ, ये नहीं माना जाएगा। अगला देखें, कहता का पर खा से छल करने का आरोप। अब छल की बात, इसमें छल किस ढंग से किया गया, अगर यह उल्लिखित नहीं होगा आरोप में, तो वाकई अभियुक्त भुलावे में पड़ेगा। लेकिन छल करने की रीति उल्लिखित कर दी गई, तब फिर भुलावे में पड़ने की कोई बात है ही नहीं। ठीक है, तो क्या कहता है, कापर खा से छल करने का आरोप है, और जिस रीति से उसने खा के साथ छल किया है वह आरोप में उपवर्णित नहीं है या अशुद्ध रूप में वर्णित है। का अपनी प्रतिरक्षा करता है, साक्षियों को पेश करता है और संव्यवहार का स्वयं अपना विवरण दे देता है। चलिए, हमने नहीं बताया छल करने की रीति, लेकिन आपने क्रॉस एग्जामिनेशन तो किया, और क्रॉस एग्जामिनेशन में तुमने खूब संव्यवहार का वर्णन दिया। मान लीजिए हमारा आरोप यह है कि तुमने दुकान पर बैठकर अपने को दुकानदार शो किया और इनसे मालिक के रूप में कुछ पैसे स्वीकार कर लिए। मेरा आरोप यह है, आपने खूब क्रॉस एग्जामिनेशन किया कि नहीं, हम तो इन्हीं की अनुमति से बैठते थे और रोज जाकर इनके घर पे हिसाब दे देते थे। तो अगर हमने रीति वर्णित नहीं भी की तो फर्क क्या आया? अगर हमने रीति वर्णित की होती तो भी तो क्रॉस एग्जामिनेशन आप इसी प्रकार करते हैं भाई, आप इसी तरह से तो करते, हम वर्णित कर भी देते हैं तो क्या हो जाता? तो फर्क क्या हुआ? कानून कभी भी प्रारूप पर ध्यान नहीं देगा, कानून हमेशा तत्व पर ध्यान देगा। और इसीलिए पढ़े लिखों को कानून की भाषा समझ में नहीं आती। जैसे कानून ने लिखा, मान लीजिए कि 18 वर्ष की आयु, इससे कम जो है उसे हम जुवेनाइल मानेंगे। ठीक है, तो 18 वर्ष से कम, अब तुम एक टीसी लिए घूम रहे। हालांकि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट स्वयं यह घोषित करता है कि व्यक्ति की उम्र के संबंध में ये दस्तावेज प्रामाणिक माने जाएंगे, और अगर इन दस्तावेजों में यह उल्लेख है कि अमुक व्यक्ति अमुक जन्मतिथि को पैदा हुआ, तो ये मान लिया जाएगा कि उसकी जन्मतिथि यही है। लेकिन अगर ये उसमें उल्लिखित न हो, यानी एक्ट में, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट में यह बात न लिखी हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आप उस स्थिति की कल्पना करिए कि इस एक्ट में यह बात नहीं लिखी है। अब एक हाई स्कूल की मार्कशीट आप प्रस्तुत कर रहे हो, उसमें अमुक जन्मतिथि दर्शाई गई है, तो जो पढ़े लिखे हैं वो ये कहेंगे हाई स्कूल की मार्कशीट वो तो स्टैंडर्ड प्रूफ है, क्योंकि कोर्ट कहेगा ना। लोग खूब झूठ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिखाते हैं, और इतनी झूठ लिखाते हैं कि अब तो एक सर्वमान्य तथ्य बन गया। लोग कहते हैं कि ये हमारी सर्टिफिकेट की डेट ऑफ बर्थ है और ये मेरी रियल है। तो कानून तत्व पर ध्यान देगा। अगर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट में ये बात न लिखी हो तो क्रॉस एग्जामिनेशन से व्यक्ति की एक्चुअल उम्र ज्ञात करने की कोशिश ये की जाएगी। तो ऐसे ही है, हमने छल करने की रीति उल्लिखित नहीं की। चलिए,
ठीक है, पुरानी 213 और वर्तमान की जो भी हो, वो ये अपेक्षा करती है कि जब 211 की रीति से और 212 की सूचनाएं देने के बाद भी अभियुक्त को अपने पर आरोपित अपराध की संपूर्ण सूचना न मिल पाए तो अपराध को करने की रीति ये बता देनी चाहिए। लिखा है, मान लिया हमने। लेकिन अगर आपको हमने नहीं बताई है और अगर बता दी होती, दोनों दशाओं में कोई फर्क ही नहीं है, आपको हमने बताया होता तो जो लाभ आपने अर्जित किए होते मेरे बताने से वो ऑलरेडी आपको हुए, आपके कृत्य से दर्शित है कि आपको कोई सूचना आरोप के संबंध में देने की जरूरत ही नहीं थी। यू आर वेल इन्फॉर्म्ड, आप पहले से ही वेल इन्फॉर्म्ड थे, तो इस गलती से क्या समस्या हो गई, ठीक है ना। तो वो कहता है न्यायालय इससे अनुमान कर सकता है कि छल करने की रीति के उपवर्णन का लोप तात्विक नहीं है, ठीक है। अब अगला देखें, कहता का पर खा से छल करने का आरोप है और जिस रीति से उसने खा से छल किया वह आरोप में उपवर्णित नहीं। का और खा के बीच अनेक संव्यवहार हुए। अब ठीक है, अब ठीक है, शिका माइक बंद करो। अब ठीक है, देयर वाज मेनी ट्रांजेक्शन, का और खा के बीच अनेकों संव्यवहार हुए। अब किस संव्यवहार के बारे में आप कहते हो कि वो हमने छल से किया था? अब छल करने की रीति ये वर्णित न करने से उस संव्यवहार का आइडेंटिफिकेशन या उस संव्यवहार को रिकॉग्नाइज करना यही कठिन हो गया जिसके संबंध में आप मेरा विचारण कर रहे हो। तो आरोप में अब गलती तात्विक है, ठीक है। क्या कहेगा? का और खा के बीच अनेक संव्यवहार हुए हैं और का के पास यह जानने का कि आरोप का निर्देश उनमें से किसके प्रति है कोई साधन नहीं था और उसने अपनी कोई प्रतिरक्षा नहीं की। जब उसके पास साधन ही नहीं, 10 ट्रांजैक्शन हमारे आपके हुए, आप किस ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो न्यायालय ऐसे तथ्यों से अनुमान कर सकता है कि छल करने की रीति के उपवर्णन का लोप उस मामले में तात्विक गलती थी। अब अगर ये आइडेंटिफाई हो गई, उसी समय जब विचारणा चल रहा है तब तो आगे 216 की प्रक्रिया है या 239 की प्रक्रिया है। आइडेंटिफाई नहीं हो पाई तब फिर मामला पहुंचेगा 464 या 510 में, रिविजनल कोर्ट या अपीलेट कोर्ट के समक्ष जब ये बात उठाई जाएगी तब वहां पहुंचेगा। लेकिन अगर आइडेंटिफाई हो गई वहीं ट्रायल कोर्ट में तो फिर 216 या 239 की प्रक्रिया। आइडेंटिफाई हो गई लेकिन 215 में उन्होंने देखा कि गलती तात्विक है ही नहीं करेंगे क्या। और हालांकि कोर्ट में जहां विचारण न्यायालय होता है वहां कर ही देते हैं, क्योंकि वहां क्या करते हैं, वहां ये मान के चलते हैं कि ठीक है तात्विक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सब समझदार ही बैठेंगे ऐसी कोई गारंटी तो है नहीं, हाई कोर्ट में सब समझदार ही तो बैठेंगे ऐसी भी कोई गारंटी नहीं। और वहां जो कर रहे हैं वो भी नौकरी ही कर रहे हैं। और अगर समझदार न बैठे और रिविजनल कोर्ट अपीलेट कोर्ट ने मेरे खिलाफ कुछ कर दिया तो हम कहे झंझटों में पड़े, ठीक है। तो वो ठीक कर ही देते हैं। लेकिन इन सेक्शंस का कोर्ट में इन एप्लीकेशन उपयोग कब होता है? जब मालूम पड़ा जजमेंट हमने कर दिया, साइन हो गए, लो जजमेंट साइन हो चुका है, अब गलती पकड़ में आई। अब जब जजमेंट होने के बाद तो हम हाथ ही नहीं लगा सकते, अब तो अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट ही लगाएगा, ठीक है। तो अब 215 का उपयोग अब देखेंगे कि तात्विक है या नहीं। लेकिन नॉर्मली अगर आइडेंटिफाई हो गई तो पकड़ में आ जाएगी, उसे सुधार देते हैं, ठीक है। लेकिन कानून यही है कि 216 की प्रक्रिया तब उपयोग होनी चाहिए जबकि अभियुक्त वाकई भुलावे में पड़ा और उसके कारण वस्तुतः न्याय नहीं हुआ। लेकिन इतने हिम्मतवर लोग नौकर नहीं होते, वहां तो नौकरी ही कर रहे हैं,
ठीक है ना, नौकर तो काम चलाता है, ठीक है, तो वो कर ही देते हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप 216 में अमेंड करोगे तो 217 का अधिकार यानी 240 का अधिकार ये प्राप्त होगा लोगों को, ठीक है। तो ट्रायल डिले ये तो होना ही होना है, लेकिन सब अपनी नौकरी बचाते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन कानून की सही स्थिति ये है जो आपको बताइए, ठीक है। अगला कहता है कहां पर 21 जनवरी 2023 को खुदा बख्श की हत्या करने का आरोप है। वास्तव में हत व्यक्ति का नाम हैदर बख्श था और हत्या की तारीख 20 जनवरी 2023 थी, यानी तारीख भी गलत और मृतक का नाम भी गलत, ठीक है। कहां पर कभी भी एक हत्या के अतिरिक्त दूसरी किसी हत्या का आरोप ही नहीं है, आप पर सिर्फ एक हत्या का आरोप है, ठीक है। लेकिन जब आरोप लगाया गया तो वाकई जिसकी हत्या आपने की थी उसका नाम भी गलत हो गया और जिस तारीख की थी, मतलब आप पर आरोप जिस तारीख को हत्या करने का लगाया गया वो तारीख भी गलत हो गई और जिस व्यक्ति का, ठीक है, जिस व्यक्ति की हत्या करने का आरोप आप पर लगाया गया उसका नाम भी गलत हो गया। लेकिन आप पर मुकदमा किसी की हत्या का सिर्फ एक चल रहा है, तो भाई आप कहां से भ्रम में पड़ गए। हम लोगों ने देखा था संविदा अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे थे, ठीक है, जो संविधाएं निश्चित किए जा सकने योग्य नहीं है, जो संविधाएं इस कदर अनिश्चित थी कि निश्चित किए जा सकने योग्य नहीं थी, वे संविधाएं शून्य घोषित की गई थी। अगर संविधान निश्चित किए जा सकने योग्य थी तो संविदा विधि का, ठीक है, जो उद्देश्य था, यह संविदा विधि की जो मंशा थी वो ये थी कि संविदा को निश्चित किया जाए और उनका पालन किया जाए। शायद सेक्शन 28 था, ठीक है, अनिश्चित प्रकार की संविधाएं शून्य है, ठीक है ना। तो वहां क्या कहता था कि आप सिर्फ एडिबल ऑयल बेचते हैं, आप सिर्फ ऐसे तेल में व्यापार करते हैं जो खाने में काम आता है। हमने आपको 10 लीटर तेल के लिए ऑर्डर किया, अब तेल पेट्रोल को भी कहेंगे, तेल डीजल को भी कहेंगे, तेल हेयर ऑयल को भी कहेंगे, तेल एडिबल ऑयल यानी खाद्य तेलों उन्हें भी कहेंगे, लेकिन आप तो सिर्फ खाद्य तेलों में व्यापार करते हैं। जब हमने आपको ऑर्डर किया तो इसका मतलब खाद्य तेल के लिए ऑर्डर किया है। अब आपका इनने सब निश्चित तो किया नहीं था, ठीक है, संविधान निश्चित किए जाने योग्य है, ठीक है, नो डाउट। तेल के नेचर का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन उस उल्लेख न होने के कारण आप संविदा को समझ नहीं सके, ये नहीं कहा जा सकता। अब खाद्य तेलों की कई वैरायटी आप बेचते हो, आप कोकोनट ऑयल भी बेचते हो, आप जो है पीनट ऑयल ये भी बेचते हो, आप तिलों का तेल भी बेचते हो, आप सरसों का तेल भी बेचते हो। अब सब ये खाने योग्य हैं। अब है कि संविधान निश्चित किए जा सकते योग्य नहीं, नाउ ये, ठीक है, ये शून्य हो जाएगी। या फिर आप अन्य प्रकार के तेल वो भी बेचते हो और खाद्य तेल भी बेचते हो। अब हमने केवल 10 लीटर तेल लिख दिया, अब संविदा शून्य होगी, इसका प्रवर्तन हो ही नहीं सकता। तो वही बात, कानून हमेशा तत्व पर जाएगा कि क्या वाकई गलती ऐसी है कि उसे सुधारा जाना असंभव हो गया। अब केवल एक ऑप्शन बचा कि शून्य करिए, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं, तब तो बात ठीक है, अदरवाइज आपकी बात नहीं मानी जाएगी। तो क्या कहता है, कहां पर कभी भी एक हत्या के अतिरिक्त किसी हत्या का आरोप नहीं लगाया गया और उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष हुई जांच को सुना था, जिसमें हैदर बख्श के मामले का ही अनन्य रूप से निर्देश दिया गया था। भाई कमिटल हुआ होगा, 210 में संज्ञान हुआ होगा, ठीक है, आप आहूत होकर आए थे, ठीक है, तो आपने नहीं देखा था। अनन्य रूप से जब हैदर बख्श के मामले का ही, ठीक है, चर्चा वहां हो रही थी और आप पे मुकदमा भी सिर्फ एक ही लिखा, तो न्यायालय इन तथ्यों से यह अनुमान कर सकता है कि उससे बुलावे में नहीं पड़ा था और
आरोप में गलती तात्विक नहीं, 3-4 दृष्टांतों में से एक दृष्टांत आपको रखा मिल जाएगा जब आप मेंस लिखेंगे। और वही बात कि या तो ये मन में ले आई कि हम कभी लिखेंगे ही नहीं, तब तो बात अलग है, तब तो हमें कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन अदरवाइज इन 4 में से एक रखा मिलेगा। अच्छा, फिर कहता कापर 20 जनवरी 2023 को हैदर बख्श की हत्या का और 21 जनवरी 2023 को खुदा बख्श की हत्या का। अब 2 मुकदमे हो गए, एक हैदर बख्श की हत्या का है और एक खुदा बख्श की हत्या का है, और 2 तारीखें हो गई। ठीक है, अब अगर विस वर्षा गलती हुई तो वाकई आप बुलावे में पड़ेंगे, क्योंकि वहां जो आप डिफेंस लेना चाहोगे दूसरे में वो डिफेंस नहीं होगा आपका। एक में आपका कहना यह कि हम मौके पर थे ही नहीं, हम तो अमेरिका में थे उस समय, ठीक है, और दूसरे में आपका डिफेंस है कि साहब जो है हम, ठीक है, मौके पर थे लेकिन हमने मारा ही नहीं, ठीक है, मौके पर थे या हम अपने घर पे थे, अमेरिका में नहीं थे लेकिन हमने मारा नहीं, तो आपके डिफेंस अलग अलग है। अब आपको प्रतिरक्षा में दिक्कत होगी और वास्तव में आप, ठीक है, बुलावे में पड़ेंगे और वस्तुतः न्याय भी नहीं होगा, क्योंकि न्याय का अर्थ है जो होना चाहिए। न्याय की एक ही डेफिनेशन कि वो जो होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में क्या होना चाहिए ये सब जानते हैं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसे यह ना पता हो कि किसी परिस्थिति विशेष में क्या होना चाहिए, और जब किसी परिस्थिति विशेष में वो होता है जो होना चाहिए तब आप ये कहते हैं कि न्याय हुआ। और किसी परिस्थिति विशेष में क्या होना चाहिए इसे सोचने में समय लगेगा, क्योंकि यह सम्यक विचार का विषय है कि किसी परिस्थिति विशेष में क्या होना चाहिए। परिस्थिति विशेष में बहुत सारे विकल्पों पर विचार करना होता है। पहली बात, वो परिस्थिति विशेष पैदा क्यों हुई, क्या पैदा हुई या नहीं। सबसे पहली बात, पैदा हुई तो क्या जो उस परिस्थिति विशेष से प्रभावित हुआ है उसने भी पैदा करने में कोई सहयोग किया। आता है कि दूसरे ने प्रकोपन दिया तब इनने मारा और इनने स्वेच्छा से मारा, ये बिल्कुल अलग बात है, ठीक है, 2 बिल्कुल डिफरेंट बातें हैं। परिस्थिति विशेष से जो प्रभावित है उसने परिस्थिति को पैदा करने में सहयोग किया, यह अलग स्थिति है, और वॉलंटरीली स्वेच्छा से वो स्थिति पैदा की गई, ये बिल्कुल अलग बात है। चलो, स्वेच्छा से भी पैदा की गई, लेकिन जिसने पैदा की वो एक जानकार व्यक्ति है और जिसने पैदा की वो एक गैर जानकार व्यक्ति है। इन दोनों स्थितियों से भी फर्क हो गया। अब एक व्यक्ति, एक वकील साहब ये कत्ल कर रहे हैं, एक सन्यासी ये कत्ल कर रहा है। सन्यासी समदृष्टि सबके प्रति रखेगा, ठीक है, ऐसी अपेक्षा है, ठीक है। सन्यासी कपड़ों से थोड़ा ही होता है। सन्यासी का अर्थ है जो समस्त प्रकार के चयन से मुक्त हो गया, ठीक है, जिसके मन में न राग है न द्वेष है, दोनों चीजें नहीं। अगर आपके मन में किसी का विरोध है तो भी आप सन्यासी नहीं है, और आपके मन में किसी के प्रति प्रेम का भाव है तो भी आप सन्यासी नहीं है। व्यक्ति नहीं, परिस्थिति। आप ये चाहते सुखी सुख रहे तो भी आप गृहस्थ हैं, आप चाहते हैं कि दुखी दुख रहे तो भी आप गृहस्थ हैं। मजेदारी यही है। सन्यासी वो जिसकी कोई चाह नहीं, कोई भी चाह नहीं है, वो पूरी तरह ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। ईश्वर सुख दे तो ठीक और ईश्वर दुख दे तो ठीक, यह है सन्यासी का भाव। सन्यासी का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने लिए कष्ट और कठिनाई ये चाह रहे हैं, क्योंकि अगर ये भी आप चाह रहे हैं तो ये भी आपकी अहंकार की संतुष्टि का माध्यम ही है। अक्सर लोग अपने को इसलिए परेशानी में रखना पसंद करते हैं आपकी साहब जो है, लोग ये कहें कि अरे वो बेचारे तो इतने कष्ट सह रहे हैं, ठीक है,
आदमी बड़ी अजीब चीज है, ठीक है। कुछ लोग पैसे उन्हें मिल जाएं, इसके लिए कितना भी बेइज्जत हो जाएंगे, और कुछ लोगों के लिए इज्जत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इज्जत उनकी बनी रहे, इसके लिए वो सिर को कटाना भी पसंद करेंगे, ठीक है, पसंद करेंगे। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग स्वभाव है। तो ये नहीं है कि द्वेष जो दूसरों से करता है या किसी परिस्थिति से करता है वही गृहस्थ है। आपको व्यक्तियों से विरोध है, आपको स्थितियों से विरोध है, तो ही आप गृहस्थ हो नहीं, ठीक है। आप या आपको व्यक्तियों या स्थितियों से प्रेम है तो ही आप गृहस्थ हो नहीं। अगर आपको परिस्थितियों से विरोध भी है तो भी आप गृहस्थ ही रहेंगे, सन्यासी नहीं हो सकते, क्योंकि सन्यासी का अर्थ सिर्फ इतना ही होता है जो न राग से युक्त है न द्वेष से युक्त है, वो बस सिर्फ ईश्वर की इच्छा पर है, ईश्वर जो उसे दे रहा है उसी को स्वीकार करेगा, यही सन्यासी का भाव। तो सन्यासी का मित्र और शत्रु होना ही नहीं चाहिए। अब जो व्यक्ति खुद को सन्यासी कहता है, इसने हत्या की है, और एक व्यक्ति डकैत है, उसने हत्या की है। एक व्यक्ति जिसके सामने उसके घर वालों को गालियां दी गई, उसने हत्या की। इन सबकी स्थितियां अलग अलग हैं, और इनको एक डंडे से हाँक दिया जाए तो न्याय नहीं, अन्याय होगा, ठीक है ना। तो न्याय ऐसे कार्य का किया जाना है जिसे परिस्थिति विशेष में किया ही जाना चाहिए, और किसी परिस्थिति विशेष में क्या किया जाना चाहिए ये बहुत सोच विचार का विषय है। इसीलिए न्यायिक प्रक्रिया में या न्यायालय की प्रक्रिया में हमेशा देरी होगी, उस देरी को बचाया नहीं जा सकता। तुरंत बदले होते हैं, न्याय नहीं। न्याय में आवश्यक रूप से विलंब होगा, और इसीलिए आप इंस्टीट्यूट में लिखा देखेंगे कि अनावश्यक विलंब नहीं किया जाएगा, अनावश्यक नहीं किया जाएगा। यह बात ठीक है। तो यहां स्थिति क्या आ रही कि खुदा बख्श हैदर बख्श 2 हत्याओं का आरोप है आप पे, डेट्स 2 हो गई और विषवर्ता बदल गई। अब डिफेंस जब आप प्रस्तुत करेंगे तो इसका इसमें हो सकता, उसका इसमें हो सकता, तो न्याय कैसे होगा? और शायद इसी स्थिति को अनुचिंतित करके 216 या 239 की प्रक्रिया बनाई गई कि भाई अब आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें कहता है कि वो भुलावे में पड़ गया, अगर गलतियां होती हैं और गलती तात्विक है ये माना जाएगा, और फिर 239 की प्रक्रिया या 216 की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 239 की प्रक्रिया क्या बता रही कि कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पूर्व, हमने आपसे यह भी कई बार चर्चा किया कि न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पूर्व कभी भी, इसीलिए सीआरपीसी आप पढ़ेंगे तो पहले कहां से था, 352 से। 352 बताता था निर्णय में क्या विशिष्ट है, और 352 था, ये 353 था। जब भी हम बेयर बोले तो आप मिला लेंगे। अब करस्पॉन्डिंग सेक्शंस बीएनएसएस में बदल गए होंगे, नहीं 352 या 353, अच्छा बीएनएसएस में 393 में निर्णय की डेफिनेशन दी होगी बीएनएसएस में, और पहले 353 में होगा, ठीक। तो वहां निर्णय की डेफिनेशन दी थी और निर्णय देने की प्रक्रिया का उल्लेख किया था कि निर्णय कैसे सुनाया जाएगा, उस प्रक्रिया का भी उल्लेख। अब निर्णय जब उस प्रक्रिया से, जिस प्रक्रिया से बताया गया है, सुना दिया जाएगा, तब निर्णय हुआ यह माना जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कानून ने बता दिया कि इस ढंग से यह काम होगा, और जब भी कानून किसी काम के होने का ढंग निर्धारित कर देगा तो जब तक उस निर्धारित ढंग से काम नहीं होगा तब तक काम हुआ यह नहीं माना जा सकता। तो निर्णय कैसे सुनाया जाएगा, यह संभवतः 354 था, ठीक है, पहले, और अब 394 होगा, ठीक है ना। तो उसमें यह बताया गया कि निर्णय कैसे सुनाया जाएगा। अब निर्णय उस प्रक्रिया से सुना दिया गया तो निर्णय हो गया। नाउ
वो सारी ताकतें जो विचार न्यायालय को विचारण के संबंध में प्राप्त थी सीज कर गई हैं। अब उस एक भी ताकत का उपयोग नहीं होगा। अब जो होगा वो अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट में होगा। और निर्णय सुनाए जाने की प्रक्रिया बनाई इसीलिए गई क्योंकि निर्णय सुनाए जाने से पूर्व विचारण न्यायालय को अनेकों अधिकार हैं, अनेकों आरोप को परिवर्तित और परिवर्धित ठीक है करके संशोधित कर देने का राइट यही है न्यायालय को। निर्णय हो गया यानी टाइप हो गया तो निर्णय तथ्य के तौर पर अस्तित्व में आ गया है, लेकिन विधिता निर्णय अस्तित्व में नहीं है। हमने आपसे कहा था दो शब्द हैं, डी फैक्टो, डी ज्यूरे। ठीक है, तथ्यता निर्णय अस्तित्व में है। तथ्य यानी जिसका अनुभव हो सकता है। ठीक है, तथ्य का अर्थ क्या है? जिसका ज्ञानेंद्रियों से अनुभव होगा। और ज्ञानेंद्रियां आप किन इंद्रियों कहते हो? जिन इंद्रियों के माध्यम से आप इस बाह्य संसार से कनेक्ट हो जाते हो। इस बाह्य संसार से आप कनेक्ट किन इंद्रियों के माध्यम से होते हैं? आंखों से। इस बाह्य संसार में जो कुछ है वो आप इन आंखों से देखते हो। इस बाह्य संसार में जो आवाजें हो रही कानों से सुनते हो। दैट इज वाई ये ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। वे इंद्रियां जिनसे आप संसार से कनेक्ट होते हैं वो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं। और ज्ञानेंद्रियां आपको अनुभव कराती हैं। ठीक है ना? ज्ञानेंद्रियां आपको अनुभव कराती हैं इस बाह्य संसार का। तो आपका ये जो अनुभव है बाह्य संसार के संबंध में, इसी को कानून की भाषा में तथ्य कहा जाता है। तथ्य की यही डेफिनेशन है, ये जो आपका बाह्य संसार के संबंध में अनुभव है। और कानून विधिता, कोई भी चीज हुई ये कब मानी जाएगी? जब कानून जिस ढंग से बताता है कि ये इस ढंग से होना चाहिए, जब उस ढंग से होगा तो कानून के मुताबिक चीजें हुई हैं, विधिता चीजें हुई हैं, ये माना जाएगा। ठीक है, निर्णय हो गया। हो गया मीनिंग देयर बाय ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उस निर्णय को इस चराचर जगत में देखा जा सकता है। ये एक स्थिति है। लेकिन कानून मान ले कि निर्णय हो गया, ये तो तब जब 393 या 394 में जो प्रक्रिया दी और जो पहले 353 354 में दी थी उस ढंग से निर्णय हो जाए, तब विधिता निर्णय अस्तित्व में आया। और विधिता निर्णय जब अस्तित्व में आएगा तब विधि जो शक्तियां विचारण न्यायालय को देती थी, ठीक है, विचारण के संबंध में वे समाप्त हुई समझी जाएंगी और अपील न्यायालय पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियां प्रारंभ मानी जाएंगी। तो संशोधित कर देने की शक्ति, परिवर्तित और परिवर्धित की ठीक है की प्रक्रिया से यह विचारण न्यायालय की शक्ति है। और इसका उपयोग वो निर्णय सुनाए जाने से पूर्व कभी भी कर सकता है। यानी तथ्यता निर्णय भले ही अस्तित्व में हो, लेकिन अगर विधिता निर्णय अस्तित्व में नहीं है तो 216 या 239 की शक्ति का प्रयोग करके निर्णय को संशोधित किया जा सकता है। कैसे? परिवर्तन और परिवर्धन। इस प्रक्रिया से परिवर्तन का मतलब क्या? जो लोप है लेकिन बनना चाहिए था आरोप, उसका ठीक है उसको विरचित करके, और परिवर्तन यानी जो गलत विरचित हो गया, जिसको 323 के बजाय 304 होना चाहिए, उसका परिवर्तन करके। तो परिवर्तन परिवर्धन ये प्रक्रियाएं हैं और इनके माध्यम से क्या कर सकता है विचारण का न्यायालय? संशोधन। तो क्या कहता है देखें, कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकेगा। अब जब परिवर्तन और परिवर्धन आप करोगे तो आप आरोप को पहले अगर आप पढ़कर समझाओगे, यह अपेक्षा आपसे की गई, तो परिवर्तित आरोप परिवर्धित आरोप ये भी तो पढ़कर सुनाना चाहिए। तो सबसेक्शन 2 वही अपेक्षा कर रहा है कि ऐसा प्रत्येक परिवर्तन या परिवर्धन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा। ठीक है, अब आपने परिवर्तन या परिवर्धन कर दिया। विचारण, हमने कहा क्या? विचारण एक विधायक शब्द है और विधायक शब्द का मतलब होता है उसका संपूर्ण अर्थ जैसा होना चाहिए ठीक वैसा ही समझिए। विचारण का अर्थ त्वरित विचारण नहीं है, विचारण का अर्थ है विचारण। और विचारण का अर्थ हुआ विचार करने की प्रक्रिया।
तो दोनों पक्षों को सम्यक समय ये मिलना चाहिए। आपने अभी परिवर्तित या परिवर्तित करके रख दिया, तो लोक अभियोजक जो एक पक्ष है और बचाव पक्ष जो दूसरा पक्ष है, दोनों से आप तुरंत अपना पक्ष परिवर्तित आरोप या परिवर्तित आरोप पर प्रस्तुत करने के लिए तो नहीं कह सकते। अगर आप कहोगे तो ठीक है, सम्यक विचारण कहां है? ठीक है, सम्यक विचारण, विचारण का मतलब क्या हुआ? सम्यक विचारण जैसे होना चाहिए। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, आपने अभी परिवर्तित तो परिवर्तित करके रख दिया, हमें सोचने समझने का मौका तो दो। तो कहता न्यायालय की राय में, और न्यायालय की राय जैसे हमने कहा बार बार कि ईश्वर अन्याय करेगा ये माना ही नहीं जा सकता, तो न्यायालय की राय अयुक्ति संगत हो सकती है ये माना नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने लिखा कि यदि आरोप में किया गया परिवर्तन या परिवर्तन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरंत चलाने से अभियुक्त पर अपनी प्रतिरक्षा करने में या अभियोजक पर मामले के संचालन में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, तो न्यायालय ऐसे परिवर्तन या परिवर्तन के पश्चात स्वविवेकानुसार विचारण को आगे ऐसे चला सकता है मानो परिवर्तित या परिवर्तित आरोप ही मूल आरोप। ठीक है, 376 511 का आरोप लगाया गया, विचारण हुआ, टोटल एविडेंस 376 किया गया, क्रॉस एग्जामिनेशन भी 376 पे ही हुआ, खूब ढंग से सब कुछ ठीक चला है। लास्ट में पता लगा कि 376 511 नहीं 376 होना चाहिए, कर दिया। अब पूरी कार्रवाई तो चला ही चुके हैं, ठीक है, तो न्यायालय स्वविवेकानुसार ऐसा निर्णय कर सकता है। दोनों पक्ष अगर चाहते हैं ठीक है आगे बढ़ाइए, दोबारा से यानी साक्ष्यों को पेश करने की, यानी 217 या वर्तमान में 240 इस प्रक्रिया को चलाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं, अगर तुरंत चलाया ठीक है तो नुकसान हो जाएगा, तो फिर स्थगन ये किया जाएगा, ठीक है ना। और फिर आगे जो 217 में साक्षी दोबारा तलब होकर आएंगे उनके हिसाब से कार्रवाई आगे चलेगी। नहीं, कार्रवाई का स्थगन तत्काल किया जाएगा, आगे कार्रवाई नहीं चलाई जाएगी। अच्छा, मान लीजिए आरोप परिवर्तित किया गया, परिवर्तित कर दिया गया। अब परिवर्तित या परिवर्तित आरोप ऐसा है जिसके लिए सैंक्शन चाहिए, जिसके लिए सैंक्शन चाहिए, ठीक है। सरकार की कहां दी थी? पहले 196 थी और अब शायद 216 हो गई, ठीक है ना। अब 216 हो गई जिसमें सैंक्शन चाहिए, और 195 में भी यानी 215 में भी कुछ स्थिति थी जिसके संबंध में सैंक्शन चाहिए थी। 195 1A में, 1B में तो परिवादी होगा, ठीक है, सैंक्शन चाहिए, ऐसा आरोप आ गया। तो विचारण को तब तक के लिए स्थगित किया जाएगा जब तक समुचित प्राधिकारी से अनुमति नहीं ले ली गई। अब एक स्थिति और हो सकती है, हमने फिर कहा कि कानून हमेशा तत्व पर ध्यान देगा, प्रारूप पर नहीं। आपके ऊपर जिस अपराध को करने का आरोप है उसके संबंध में सरकार की सैंक्शन ले ली गई थी, यानी उन तथ्यों से बनने वाले अपराध के लिए सरकार की सैंक्शन ले ली गई थी। आपके ऊपर आरोप यह है कि आपके पास AK-56 बरामद हुई, ठीक है ना। AK-56 का बरामद होना आर्म्स एक्ट में अपराध है, और आर्म्स एक्ट में अभियोजन चलाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति AK-56 के संबंध में ले ली गई। बाद में पता यह लगा कि AK-56 का आरोप आप पे नहीं लगना चाहिए था, AK-47 का लगना चाहिए था। तो जो गलती है वो सिर्फ गलती ही कही जा सकती है। जिन तथ्यों से अपराध बन रहा है उन तथ्यों के संबंध में अनुमति ऑलरेडी ली जा चुकी है, इसलिए दोबारा अनुमति की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि कानून हमेशा, ठीक है, तत्व पर ध्यान देगा, प्रारूप पर नहीं। ये आपका क्या कह रहा है?
अच्छा, सबसेक्शन 4 तो 3 की बात आगे की है उन्होंने। यदि परिवर्तन या परिवर्तन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारणा को तुरंत आगे चलाने से इस बात की संभावना है कि अभियुक्त या अभियोजक पर पूर्वोक्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो न्यायालय या तो नए विचारण का आदेश देगा या विचारण को इतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो स्थगित कर देगा। ठीक है ना, या तो नए विचारण का, पूर्व में जो विचारण चला उससे बिल्कुल डिफरेंट मामला हो गया तो नए विचारण का आदेश देंगे। अदरवाइज उतने समय के लिए कि वो कहेंगे हमें तैयारी के लिए समय चाहिए, या ये जो भी स्थिति हो उसके हिसाब से नए विचारण, ठीक है, आवश्यक को स्थगित कर सकता है। यदि परिवर्तित या परिवर्तित आरोप में कथित अपराध ऐसा है जिसके अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की जरूरत है, तो मामले में ऐसी मंजूरी अभिप्राप्त किए बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उन्हीं तथ्यों के आधार पर जिन पर परिवर्तित या परिवर्तित आरोप आधारित हैं अभियोजन के लिए मंजूरी पहले से ही अभिप्राप्त नहीं कर ली गई। यानी 156 AK56 का आरोप आप पर लगाया गया और AK47 परिवर्तित करके लगा दी गई, तो AK56 के संबंध में पूर्व में ही शासन की मंजूरी प्राप्त की जा चुकी है। तो उन तथ्यों के संबंध में जिनसे मिलकर अपराध बनना है, उन तथ्यों के संबंध में मंजूरी पहले ही आ गई। बस मियर सेक्शन का परिवर्तन या परिवर्धन हुआ है तो दोबारा मंजूरी की कोई आवश्यकता है ही नहीं। दोबारा मंजूरी की अगर बात की जाएगी तो इस समय की बर्बादी के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब चाहे नवीन विचारण हो और चाहे परिवर्तित या परिवर्तित आरोप के संबंध में मामले को स्थगित किया गया हो, कुछ भी हो, 217 या 240 की स्थिति बनेगी आके, कहता है जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों का पुनः बुलाया जाना, और यह पक्षकारों का विकल्प है। ठीक है, पक्षकार, क्योंकि मामले को पक्षकारों को साबित करना है, यह ठीक है। हमने आपसे चर्चा की थी कि बड़ी खबरें आई थी कि न्याय की देवी की आंखों से पट्टी खोल दी गई। तो ये बड़ी घटना क्यों मानी गई थी? क्योंकि ये सिंबॉलिक घटना है, ये प्रतीकात्मक घटना है। पहले आंखों पर पट्टी बंधी थी, इसका मतलब क्या था? जज पूरे विचारण में एक पैसिव भूमिका का निर्वाह करेगा, वो सिर्फ बैठा रहेगा और दोनों पक्ष अपना मामला रखेंगे, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो स्वयं से कोई प्रयास नहीं करेगा। आपको मालूम है इंजीनियरिंग किस चीज का नाम है? देखिए, एक ये है कि घटनाएं अपनी स्वाभाविक गति से घट रही हैं, हम उनमें कुछ नहीं कर रहे हैं। घटनाओं के घटने की अपनी एक गति है, उसके मुताबिक वो घटती चली जा रही हैं। एक हमने घटनाओं की गति में परिवर्तन लाने के लिए, ठीक है, अगर वो घटनाएं अच्छी हैं तो उनके घटने की गति को बढ़ा देने के लिए वो जल्दी जल्दी घटना शुरू हो जाए, उनके घटने के बीच जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाए, या उनके घटने की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो जाए, और अगर वे दुखद घटनाएं हैं तो उनके घटने की संख्या में या तो घटोत्तरी हो और या उनके घटने की अवधि बढ़ जाए। इस दृष्टिकोण से कोई काम कर दिया तो आपका यह काम इंजीनियरिंग कहलाता है। डीन रास्कोपाउंड ने क्या किया था? सोशल इंजीनियरिंग। हितों की पहचान किसने की थी? हितों की पहचान तो इयरिंग ने कर ली थी। हम जब जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो कानून हितों का संरक्षण करता है और हितों के संरक्षण के लिए कानून बनाया जाता, ये बात तो इयरिंग ने पहचान ली थी। लेकिन इयरिंग कह रहे थे कि सिर्फ हितों का संरक्षण करने के लिए कानून बन जाता। डीन रास्कोपाउंड ने सोशल इंजीनियरिंग की कि जो सामाजिक इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, ठीक है, वो 8-10 उन्होंने देखी हैं। 8-10 सोशल इंजीनियरिंग जब हम डीन रास्कोपाउंड की पढ़ते हैं तो उनकी 8-10 सामाजिक इच्छाओं की पहचान है कि ये सामाजिक इच्छाएं हैं जिन्हें किसी भी विधिक व्यवस्था के लोग
ठीक है, पूरी करना चाहते हैं और इसके लिए वो विधिक व्यवस्था को जन्म देते हैं। और इन 8-10 इच्छाओं को कैसे पूरा करें तेजी के साथ, इसके लिए उन्होंने लोक हित और कुछ हितों की पहचान की और बताया कि इनको तेजी से पूरा करने के लिए इनकी आपूर्ति तेज हो जाए, इसके लिए इस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया को बनाया जाता उसे ही कानून कहते हैं। यही डीन रास्कोपाउंड का सोशल इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल है, ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग का मतलब चीजों को तेज कर देना है, ठीक है ना। तो कहता है आपका कि जब आरोप विरचित किया जाता है तब साक्षियों का पुनः बुलाया जाना। कहता जब कभी विचार प्रारंभ होने के पश्चात न्यायालय द्वारा आरोप परिवर्तित या परिवर्तित किया जाता है तब अभियोजक और अभियुक्त को, हाँ तो वो बात हम कर रहे थे। तो जज की भूमिका पहले कैसी थी? पैसिव, वो सिर्फ बैठा रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा। और अब जज की भूमिका कैसी है? एक्टिव। आंखें खोल देने का मतलब क्या हुआ कि अब जज की भूमिका एक्टिव हो गई। अब वो देखेगा कि किस पक्ष ने अपने मामले को ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं किया। और आंखें पहले खोल देने लायक प्रावधान आ गए थे। आपने सीआरपीसी में 311 पढ़ा था। 311 ये कहता था कि न्याय करने के लिए किसी साक्षी की अगर जरूरत है तो कोई पक्ष मांग ना करे, न प्रोसिक्यूशन न डिफेंस, कोई मांग ना करे, फिर भी न्यायालय को शक्ति है वो किसी को भी आहूत कर लेगा। पहले 319 थी, कोई पक्ष संबंधित व्यक्ति को विचारित करने की मांग न करे, लेकिन उसके बाद भी उसे शक्ति है कि वो किसी भी मामले में किसी को भी विचारित करने के लिए आहूत कर सकता है। लेकिन ये प्रावधान मौजूद थे, इसके बाद भी आंखें बंद थी। तो आंखों से पट्टी हटाकर सिर्फ ये घोषणा की गई कि जज अब एक्टिव रोल प्ले करेगा। दो रोल है, एक पैसिव रोल है, एक एक्टिव रोल है। एक घटनाओं को खुद अपनी गति से घटने दीजिए और दूसरा उसमें इंजीनियरिंग कर दीजिए ताकि घटना तेजी से घटना शुरू हो जाए। जब आप कहते हो कि हटो हम खाना बनाए तो लोग कहते हैं इंजीनियरिंग मत करो, ठीक है, अपना काम करो। तो इंजीनियरिंग का मतलब यही हुआ कि आप घटना को तेजी से करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो पहले जज पैसिव भूमिका का निर्वाह करता था, आज जज सिर्फ एक्टिव भूमिका का निर्वाह करेगा। इसकी घोषणा आंखों की से पट्टी हटाकर की गई। तो आपका 240 यह हक देता है कि जब भी आरोप परिवर्तित या परिवर्तित किया जाए तो पक्षकारों को अधिकार होगा, क्योंकि अब तक मामला साबित करने की जो या मामले को रखने की न्यायालय के समक्ष सम्यक ढंग से जो जिम्मेदारी है वो पक्षकारों की है। पक्षकार अपनी जिम्मेदारी का सम्यक निर्वहन न करें तो न्यायालय को शक्ति है और न्यायालय एक्टिव रोल प्ले कर सकता है, लेकिन प्रथमतः यह जिम्मेदारी पक्षकारों की है। तो इसलिए 240 कहता है कि जब आरोप का परिवर्तन या परिवर्तन किया गया तो प्रत्येक पक्षकार को यह हक होगा कि वो उन साक्षियों को जिनको पूर्व विरचित आरोप के संबंध में पूर्व में परीक्षित और प्रतिपरीक्षित किया गया है उनमें से जिसे चाहे दोबारा बुलाने की मांग करें। और जब वो मांग करेंगे तो न्यायालय को बुलाना ही होगा, न्यायालय के पास कोई विकल्प नहीं अगर वो मांग करते हैं, ठीक है। और अगर मांग नहीं करते हैं तो न्यायालय यहां पर पक्षकारों को विवश नहीं करेगा कि वो किन्हीं पक्षकारों को बुलाएं, क्योंकि ठीक है आप अपना जानो भाई, हम इस आधार पर। लेकिन अब क्योंकि एक्टिव रोल की बात हुई है तो जो नवीन केस ला आया है, ठीक है ना, उसमें यह कहा है कि न्यायालय को ठीक है पक्षकारों को मजबूर नहीं करना चाहिए कि वे बुलाएं ही, लेकिन पक्षकारों को उनके इस अधिकार के बारे में खुद बताना चाहिए कि भाई आपका ये अधिकार है, आप बुलाना चाहो तो बुला लो, ठीक है। क्योंकि ये ठीक है कि पक्षकारों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन आप सब अधिवक्ता हैं और खुद समझिए कि कानून की शिक्षा की क्या दशा है। तो अधिवक्ता महोदय को भी ये पता होगा, इसकी भी संभावना थोड़ी
कमी है, इसलिए ये माना गया है कि न्यायालय को ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। क्या कहता है देखें, कहता है जब कभी विचार प्रारंभ होने के पश्चात न्यायालय द्वारा आरोप परिवर्तित या परिवर्धित किया जाता है, तब अभियोजक और अभियुक्त को किसी ऐसे साक्षी को जिसकी परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुलाने की या पुनः संबंध करने की और उसकी ऐसी परिवर्तन या परिवर्धन के बारे में, पूर्व के बारे में नहीं, परिवर्तन या परिवर्धन के बारे में परीक्षा करने की अनुज्ञा दी जाएगी। दी जाएगी, दे सकेगा नहीं है, दी जाएगी, मैंडेटरी है, न्यायालय मना नहीं कर सकता जब तक न्यायालय का ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, और एब्सोल्यूट शक्ति कानून में किसी को भी नहीं दी जाती। ठीक है, तो कहता कि ऐसे कारणों से लेखबद्ध किए जाएंगे, ये विचार नहीं कि अभियोजक या अभियुक्त तंग करने के या विलंब करने के या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के प्रयोजन से ऐसे साक्षी को पुनः बुलाना या उसकी पुनः परीक्षा करना चाहते हैं, जब तक कि न्यायालय का ये विचार ना हो। क्योंकि परिवर्तन ऐसा है कि देख के ही लग रहा है कि कुछ नहीं, इसमें कुछ इन्हें पूछने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सब पूछ चुके हैं, तो पुनः बुलाया जाना क्यों जरूरी है? अगर न्यायालय का यह विचार हो रहा कि ये पुनः बुलाई इसीलिए रहे कि पक्षद्रोही करवा देंगे, होस्टाइल करवा लेंगे, इसलिए पुनः बुलाने की मांग कर रहा है, तो पुनः बुलाने से इनकार भी हो सकता है, अक्सर विलंब करने के लिए। ठीक है ना, और न्यायालय के बारे में माना गया है कि वो गलत नहीं करेगा, जैसे भगवान के बारे में माना है कि वो गलत नहीं करेगा। ठीक है ना, फिर किसी अन्य ऐसे साक्षी को जिसे न्यायालय आवश्यक समझे बुलाने की अनुज्ञा दी जाएगी। तो पूर्व में परीक्षित जो हो गए उन्हें बुलाने की अनुज्ञा तो रहेगी ही। इसके अलावा कोई अन्य नवीन साक्षी आप देना चाहते हैं तो उसे देने की अनुज्ञा भी रहेगी। ठीक है, तो यह आपका आरोप की विरचना है। अगर उसमें गलती हुई, ठीक है, 211, 212, 213 ये सब आरोप की विरचना के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 211 एक सामान्य अपेक्षा जिसे 234 कहेंगे आप, ठीक है, 23 जोड़ देंगे, वो एक सामान्य अपेक्षा 211 या 234 सबसेक्शन 1 में कर रही थी कि अभियुक्त पर, ठीक है, जिस अपराध को करने का आरोप लगाया जाएगा उसमें उस अपराध की विशिष्टियों के संबंध में कथन होगा। कहता ना, अभियुक्त पर लगाए गए आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका उस पर आरोप है, और कथन किस तरह होगा इसके संबंध में 211 में 6 सबसेक्शन जोड़कर उन्होंने बताया था, टोटल 7 सबसेक्शन उसमें थे। 212 कहता था समय और स्थान की विशिष्टियां कब बताई जाएंगी, 213 बताता था अपराध करने की रीति कब बताई जाएगी, और 214 एक सामान्य घोषणा करता है कि आरोप में शब्दों का वो अर्थ समझा जाएगा जो अपराधों को परिभाषित करने वाली विधि में उन्हें दिया गया है। हमने आपको बताया था कि आपकी किसी चीज के बारे में कल्पना कुछ भी हो, ठीक है, आरोप में उनका वो अर्थ समझा जाएगा जो अपराधों को परिभाषित करने वाली विधि ने उन्हें दिया है। और फिर इसके बाद 215 से गलती कब तात्विक मानी जाएगी और कब तात्विक नहीं मानी जाएगी इंप्लाइड हो गया इसमें। ठीक है, 216 जब परिवर्तन या परिवर्धन हो तब न्यायालय किन विकल्पों का इस्तेमाल करेगा, और 217 पक्षकारों का अधिकार। ठीक है, जबकि आरोप परिवर्तित या परिवर्तित किया जाए, और 211 में 23 जोड़ देंगे तो वर्तमान के सेक्शन आ जाएंगे बीएनएसएस के, अकॉर्डिंगली 23 जोड़ते चले जाएंगे तो बीएनएसएस के सेक्शन आते जाएंगे। अब बात उसकी शुरू होगी जो पूर्व में 218 और अब 241 है। मार्जिनल नोट देखें सबसे पहले, कहता सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप, भिन्न नहीं कहा, प्रत्येक नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा कि प्रत्येक अपराध के लिए पृथक आरोप लगाया जाएगा, ये नहीं कहा। उसने कहा सुभिन्न अपराध के लिए पृथक आरोप का लगेगा। कहता प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है पृथक आरोप होगा,
और ऐसे प्रत्येक आरोप का विचारण पृथकता किया जाएगा। और आरोप, इसको आप 2C जो पहले डेफिनेशन क्लास में था उसी अर्थ में समझते जाएंगे। 2C में आरोप की परिभाषा दी थी, डेफिनेशन दी थी, और 2C में आरोप को डिफाइन करते हुए कहा था कि जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हों तो प्रत्येक शीर्ष को आरोप कहा जाएगा, सारे शीर्षों को मिलाकर भी आरोप ही कहा जाएगा। उसके रावण के 10 सिर बताए जाते हैं, 10 सिर को मिलाकर भी वो रावण का सिर ही था, और 10 अलग अलग भी उसके सिर ही थे। तो आरोप में जब एक से अधिक शीर्ष हो तो प्रत्येक शीर्ष पृथक आरोप होगा, और सारे शीर्ष मिलकर भी आरोप की विरचना या करेंगे। क्यों? क्योंकि आरोप की डेफिनेशन में ये लिखा है कि आरोप के अंतर्गत जब उसमें एक से अधिक शीर्ष हो तो प्रत्येक शीर्ष आता है, ये लिखा है। इसका मतलब प्रत्येक शीर्ष आता है और वो सब मिलकर भी आरोप ही बनाएंगे। तो एक से अधिक शीर्ष एक आरोप में हो सकते हैं, ठीक है ना। एक आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो सकते हैं, और प्रत्येक आरोप के लिए अलग मुकदमा होगा। लेकिन तब जब उस आरोप को, ठीक है, वो आरोप दूसरे आरोप से सुभिन्न हो, तभी। अगर सुभिन्न नहीं है, ठीक है, तो फिर प्रत्येक आरोप के लिए पृथक विचारण हो, यह नियम नहीं है, ठीक है। सुभिन्न होना चाहिए, कहता है प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए, जब तक अपराध परस्पर सुभिन्न न हो। और हमने आपसे कहा था कि अपराध सुभिन्न कब होते हैं, इसको समझ लेना चाहिए। अपराध समय के दृष्टिकोण से, पीड़ित व्यक्ति के दृष्टिकोण से, अपराध के कर्ता के दृष्टिकोण से, स्थान के दृष्टिकोण से एक जगह पर, ठीक है, हुए हो सकते हैं। और अगर ऐसा है तो उन अपराधों को सुभिन्न नहीं कहा जा सकता। वे भिन्न भिन्न है, लेकिन सुभिन्न नहीं है, क्योंकि भिन्न से पहले जब सु शब्द लगा देंगे इसका मतलब भली प्रकार भिन्न है, ठीक है ना। सु शब्द जब भी किसी शब्द के पहले लग जाता है तो वो भली प्रकार का बोध ये देना शुरू कर देता है। सुपुत्र मतलब बहुत अच्छा पुत्र है, इसलिए सु शब्द लगा दिया। सुवर, ठीक है, जो वर होने की योग्यताओं से भली प्रकार, ठीक है, युक्त है, उसे सुवर कहा जाएगा। तो आप देखें कि कहता है प्रत्येक सुभिन्न अपराध, यानी वो अपराध जो दूसरे अपराध से एकदम अलग है, एकदम अलग है। ना तो आप समय के दृष्टिकोण से उसे परस्पर जोड़ सकते हो, न पीड़ित व्यक्ति के दृष्टिकोण से परस्पर जोड़ सकते हो। इन्होंने, ठीक है, मिस्टर ए ने इन्हें यहां भी मारा और कल किसी अन्य जगह पर भी मारा, पीड़ित एक ही है, लेकिन समय स्थान इतने दूर हैं परस्पर कि इन भिन्न भिन्न अवसरों पर कारित अपराधों को एक संव्यवहार में या एक श्रृंखला में घटित अपराध कहा ही नहीं जा सकता। ये अपराध सुभिन्न हो गए, ठीक है। और कई बार अपराध अलग अलग स्थान पर होंगे, अलग अलग समयों में होंगे, फिर भी सुभिन्न नहीं होंगे। हमने इन्हें यहां मारा इसलिए कि इनसे, ये सैनिक हैं, भारत की मिलिट्री छावनियों के नक्शे ये प्राप्त कर लिए, ठीक है। और कल हमने इसी तैयारी के दृष्टिकोण से किसी और को सहारनपुर में मारा कि तुम जो युद्ध हम भारत सरकार के खिलाफ करने वाले हैं उसके लिए पैसे दो, ठीक है। अब ये अपराध अलग अलग स्थानों पर हो रहे हैं,
समय भी अलग है, फिर भी ये सुभिन्न नहीं कहे जा सकते। इसलिए अपराध सुभिन्न है या नहीं, इन्हें एक शब्द में नहीं बताया जा सकता। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि वे अपराध सुभिन्न नहीं होते जो समय के दृष्टिकोण से, पीड़ित व्यक्ति के दृष्टिकोण से, स्थान के दृष्टिकोण से, अपराध करने के उद्देश्य के दृष्टिकोण से, ठीक है, अपराध के कर्ता के दृष्टिकोण से, एक या अधिक तरीकों से परस्पर इस प्रकार जुड़े होते हैं कि कोई युक्ति संगत मनुष्य उन्हें अलग अलग अपराध मानेगा ही नहीं। ठीक है ना, अगर अपराधों की स्थिति यह है तो उन्हें सुभिन्न अपराध नहीं कहा जा सकता, और जब उन्हें सुभिन्न अपराध नहीं कहा जाएगा तो उनके लिए पृथक विचारण नहीं होगा, वे एक ही विचारण में विचारित किए जाएंगे। लेकिन प्रत्येक सुभिन्न अपराध इसके लिए पृथक विचारण ही होगा। यानी अपराध, अगर एक व्यक्ति पर एक से अधिक अपराध करने का आरोप है और उसके ऊपर जितने अपराध करने का आरोप है, उन अपराधों को हम किसी भी दृष्टिकोण से, तो पीड़ित के दृष्टिकोण से, ना समय के दृष्टिकोण से, ना स्थान के दृष्टिकोण से, ना अपराध के उद्देश्य के दृष्टिकोण से, किसी भी तरीके से परस्पर जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर नॉर्मल रूल यह होगा कि प्रत्येक, तब इन अपराधों को क्या कहेंगे हम, सुभिन्न। ये अलग अलग भी हैं और परस्पर इतने अलग हैं कि इन्हें सुभिन्न कहा जाना उचित है, क्योंकि स्थान, समय, उद्देश्य किसी भी तरीके से हम इन्हें परस्पर जोड़ नहीं पा रहे। अब अगर इनका एक साथ विचारण करेंगे तो डेफिनेटली अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा में दिक्कत आएगी। इसलिए 218 में एक सामान्य नियम दिया कि प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए पृथक विचारण होगा। ठीक है, लेकिन इस नियम के अपवाद भी हैं कि प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए पृथक विचारण हो। ठीक है, कई बार अपराध सुभिन्न भी होंगे, लेकिन चूंकि वो 219, 221 और 223 इन सेक्शंस के अंतर्गत आ रहे होंगे, इनमें 23 जोड़ देंगे तो वर्तमान के सेक्शन आ जाएंगे। तो उन दशाओं में जो कि 219, 221 और 223 में वर्णित अपराध भले ही सुभिन्न हो, लेकिन उनका संयुक्त विचारण हो जाएगा। और बस एक चीज और समझ लें, मजिस्ट्रेट के यहां अपराध भले ही सुभिन्न हो और 219, 221, 223 की स्थिति में न आते हो, तो भी मजिस्ट्रेट के यहां, सेशन में नहीं, तो भी मजिस्ट्रेट के यहां उन्हें परस्पर एक ही विचारण में विचारित किया जा सकता है, जबकि वे सुभिन्न भी हैं और 219, 221, 223 की स्थिति में भी नहीं आ रहे, तो भी मजिस्ट्रेट के यहां उनका एक ही विचारण में विचारण किया जा सकता है, यदि अभियुक्त स्वयं ऐसा कहे और मजिस्ट्रेट का यह विचार हो कि ऐसा करने से अभियुक्त की प्रतिरक्षा पर कोई विपरीत असर नहीं होगा, तब। ठीक है ना, विस्तार से 218 थोड़ा टफ है और अब टफ सेक्शन शुरू हो रहे हैं आरोप विरचना में। ठीक है, तो विस्तार से कल बात करेंगे, देखेंगे।